कई महीनों तक अपनी टूटी टांगों पर लंगड़ाने और अपने पीछा करने वालों से बचने की कोशिश करने के बाद एक गरीब माँ ने एक ऑर्फनेज में छिपना शुरू किया, जहाँ वो अपने नवजात शिशु लू के लिए एक लोरी गा रही थी। जब ऑर्फनेज की मालकिन उसे बाहर निकालने आई तो माँ ने अपनी आखिरी नजर अपने बच्चे पर डाली और मालकिन से उसे देखभाल करने के लिए कहा ताकि वह कुछ दवा ला सके। लेकिन मालकिन के सहमत होने और लू के वॉलनट पेंडेंट को देखने के बाद माँ गायब हो गई, फिर कभी नहीं दिखी। उसके पीछा करने वालों ने उसे मार डाला इससे पहले कि वो वापस लौट पाती, और उसका बेटा ऑर्फनेज में पला जहाँ बाकी बच्चे उसको अगली होने के कारण मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक लड़की थी जो उसकी परवाह करती थी, जो उसे सारे दुर्व्यवहार से बचाने की कोशिश करती थी। यहाँ तक कि जब लू को कैंसर हो गया था तब भी वे लड़की उसे ठीक करने के लिए गर्म पानी लाती थी। साल बीत गए और आखिरकार उसने ऑर्फनेज से भागने का फैसला किया, लेकिन वो कायदे को अपने साथ नहीं ले गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह उस दुखी जिंदगी को जिए जिसकी ओर वो जा रहा था। उसने अपनी सारी क्लासेस में फेल करना शुरू कर दिया और क्योंकि कोई उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करता था, उसने जीविकोपार्जन के लिए एक्सपायर्ड एग्स बेचना शुरू किया। उसकी जिंदगी बेमानी लगने लगी थी और जब वो हार मानने वाला था तभी उसकी जिंदगी को बचाने वाली एकमात्र उम्मीद की किरण उसके सामने प्रकट हुई। हालांकि वह उसे देखकर खुश था। उसने उसे वापस ऑर्फनेज ले जाने की कोशिश की, लेकिन कायदे ने उसके साथ रहने की विनती की क्योंकि वो उसका एकमात्र परिवार था। उसका घर पहली जगह थी जहाँ कायदे को घर जैसा महसूस हुआ। लेकिन जब उसके एग्स नहीं बिके और जब उनका एकमात्र भोजन गलियों का कचरा था तब भी वो उसे नहीं छोड़ा। दिन ब दिन और ठंडी सर्दियों में भी वो उसके साथ रही, जबकि उसकी बीमारी और बदतर होती गई। उसकी देखभाल करती जैसे बचपन में करती थी और उसके एग्स बेचकर उसे आराम करने में मदद करती, क्योंकि जब तक वो उसके साथ थी यह मायने नहीं रखता था कि वे ठंडी सर्दियों में कितने दिन बिना खाए गुजारते थे, क्योंकि वे एक दूसरे की गर्मी बन गए। लू का एकमात्र सपना था कि वे एक दिन इतना पैसा कमाए कि कायदे को वह सब कुछ दे सके जो वो चाहती थी। एक शाम उसने कायदे को एक फेस्टिवल में ले जाने का फैसला किया और उसे जितनी चाहे उतनी कैंडी खरीद दी। जब वे मेन इवेंट देखने गए तो आग की लपटों ने लगभग लू का चेहरा जला दिया, लेकिन उस पल में समय रुक गया। पूरी यूनिवर्स स्थिर हो गई थी और वॉलनट पेंडेंट सुनहरे रंग में चमकने लगा। किसी और ने इसे नहीं देखा, लेकिन लू को एहसास हुआ कि सामने वाला आदमी ऑप्टिकल इल्यूजन्स नहीं बना रहा था, बल्कि उसकी सारी शक्तियां शायद मैजिक थी। जब शो खत्म हुआ तो लू को उसकी आग के स्रोत के बारे में जानना था, इसलिए वो अपनी बहन के साथ बैक स्टेज में घुस गया। जब वे मिस्टीरियस मैन को बात करते देख रहे थे तभी एक ने मैजिशियन को ट्रैंकुलाइजर से गोली मार दी और कायदे डर से चीख पड़ी। उनकी स्थिति उजागर हो गई थी, लेकिन लू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे उनके सामने गोली मारते देखा और वे पुलिस को रिपोर्ट करने वाले हैं। बेवकूफों ने उसका झूठ सच मान लिया। लू भागने की कोशिश करता है, लेकिन उनके लीडर को उसे जाने देना असहज लगा। जैसे ही वे चले एक आदमी ने उनसे पूछा कि क्या वे जीसस क्राइस्ट का गॉस्पेल फैलाने में रुचि रखते हैं, लेकिन लू ने कहा कि उसे उसका क्रिप्टो रग पुल में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो चला गया। वो पहले ही क्रिप्टो में शामिल होने से कंगाल हो चुका था और सोच रहा था कि उनकी दुनिया इतनी भयानक कैसे हो गई। उसे सांत्वना देने के लिए कायदे ने उसे याद दिलाया कि वे ब्लड रिलेटेड नहीं है। जब वह रात का खाना तैयार कर रहा था उसने कहा कि वह उसका अखरोट खाना चाहती है। सॉरी, मेरा मतलब वॉलनट था, लेकिन लू ने इसके बजाय उसे रामेन लाने के लिए निकलने का फैसला किया। बर्फीली सड़क पार करते समय ट्रक्कून ने आखिरकार एक और शिकार बनाया और लू को पूरी तरह से कुचल दिया। उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलने लगी क्योंकि ट्रक्कून ने उसकी आत्मा को एक इसेकाई एनिमे में ट्रांसपोर्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि यह एक चाइनीज एनिमे है, दुनिया के गॉड ने लू को एक चीट लेवलिंग सिस्टम दिया और उसके पेंडेंट का वॉलनट तैरने लगा। जैसे ही वो आकाश में चढ़ा वॉलनट टूट गया और उसकी सारी एनर्जी ने उसके दिल को रीस्टार्ट कर दिया। मौत से रीइंकार्नेटेड होने के बाद उसके दिमाग में एक ही बात थी, वह फिर कभी कंगाल नहीं होगा। उसने उस आदमी से कहा कि वह उसे सारा पैसा दे दे, लेकिन अचानक उसके ऊपर रैंडम नंबर्स उभरने लगे और वो भाग गया। कॉर्नर स्टोर पर उसने रेमन खरीदने की कोशिश की, लेकिन स्टोर मैनेजर उसके सिर से बहते खून को देखकर शॉक्ड हो गया। लू भाग गया और घर के रास्ते में एक कपल से टकरा गया। जैसे ही वह घर पहुंचा उसने नहाने के लिए अंदर गया और देखा कि उसका घाव पूरी तरह ठीक हो गया था, लेकिन अब उसके हाथ पर एक सुनहरा स्कार था। जब उसने इसे एक्टिवेट करने की कोशिश की तो उसने एक लॉटरी सिस्टम देखा जो उसे बता रहा था कि उसके पास कितने कॉइन्स हैं, और उसे एहसास हुआ कि ये सब लोगों की नेगेटिव इमोशंस से आए होंगे। उसने अपने सारे बैलेंस को व्हील ऑफ फॉर्चून में कंज्यूम करने का फैसला किया क्योंकि क्रिप्टो गैम्बलिंग काफी नहीं था। जैसे ही वे अपना सारा पैसा हारने वाला था, बिना किसी रिवॉर्ड के आखिरी स्पिन ने जैकपॉट पर लैंड किया और एक स्क्रोल उसके सामने प्रकट हुआ। स्क्रोल में भी लिरिक्स थे जो उसकी माँ ने उसके लिए लोरी में गाए थे। जैसे ही उसने गाना शुरू किया स्क्रोल एक एनर्जी ऑर्ब में डिसइंटीग्रेट हो गया। दूर की गैलेक्सी से एक प्रकाश पृथ्वी की ओर बढ़ा और लू ने इसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली वे एक सोलर सिस्टम के सामने तैर रहा था, लेकिन सारे कॉइन्स खोने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बहन को रात भर गुस्सा दिलाकर रिच बन सकता है। जब वे रात भर सिस्कॉन एनीमे देख रहे थे लू को अपने शरीर के अंदर एक सडन एक्सप्लोजन महसूस हुआ। छत पर जांच करने गया
किया तो उसने 2 सस्पिशियस मैन को छतों पर कूदते देखा। उनके द्वारा देखे जाने से पहले लू ने अपना मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन पुरुषों ने उसकी उपस्थिति पहले ही नोटिस कर ली थी। उन्होंने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। लू ने कहा कि ऐसा नहीं है कि उसने उनके सुपर ह्यूमन की तरह सस्पिशियसली कूदने को नोटिस किया था। बेवकूफ मूर्खों ने फिर से उसकी बात मान ली और उसे घर जाने को कहा, फिर कूद कर चले गए। जब वो अंदर इंतजार कर रहा था, कायदे ने सोचा कि किससे बात कर रहा था, लेकिन एक आदमी खिड़की के बाहर गिर गया। लू ने अपनी बहन को अंदर रहने के लिए मजबूर किया, जबकि वह जांच करने गया। उसकी नाराजगी ने उसे और कॉइन्स दिलाए, लेकिन वो पीछे से स्नीक कर बाहर निकली और उसे एम्बुलेंस बुलाने को कहा। लेकिन लू इतना कंगाल था कि वो फी नहीं दे सकता था। उसे बाहर छोड़ना चाहता था, लेकिन जब सिस्टम ने उसे कॉइन्स दिए तो लू को एहसास हुआ कि वे आदमी अनकॉन्शियस होने का नाटक कर रहा था। उसने अपनी बहन से कहा कि वे उसके शरीर को रात भर फ्रीज होने देंगे, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप किया था, क्योंकि वो बहुत अगली था। इस वायोलेशन के बाद उसे 470 कॉइन्स मिले और लू खुश था कि अगला डीमन लॉर्ड बनने की राह पर था। उस आदमी ने पानी मांगा तो लू ने उसे एक येलो स्नोबॉल दिया, लेकिन उसने उसे उड़ा दिया और फिर से पानी मांगा। लू ने उसे धक्का देना शुरू किया और उसके एक्स से कॉइन्स फार्म करने लगा। उसने कहा कि वह सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उस आदमी को काफी हो गया और उसने लू का हाथ पकड़कर उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन तुरंत उसका हार्ट बर्न को नेगेट कर गया और आग को डिसिपेट करने लगा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, लू इस डम्बास इंटरेक्शन से कॉइन्स कमाता रहा। आखिरकार उस आदमी ने कहा कि वो मजाक कर रहा था और चला गया। लू ने उसे एलिस से बचने को कहा, क्योंकि वो फिर से अपनी पत्नी को चीट करते देख सकता था, और एक रूथलेस सैवेज की तरह मुस्कुराया। अपने कमरे में उसने अपने सारे कॉइन्स पहले आइटम को खरीदने में खर्च किया और एक सेलेस्टियल फ्रूट खा लिया। इससे पहले कि उसे पता चले, कॉस्मोस के किनारे से एक लाइट बीम उसकी ओर बढ़ी और वह अपने सोलर सिस्टम में वापस ट्रांसपोर्ट हो गया, जहां सेलेस्टियल फ्रूट एक और प्लेनेट बन गया। सारी एनर्जी उसके शरीर से निकल गई और वह रियलिटी में वापस आ गया। अब वो आसानी से बेड उठा सकता था। उसने और कॉइन्स फार्म करने का फैसला किया। न्यूज पर आग देखकर उसने अपने स्कूल के ग्रुप चैट में एक अलग फ्लेम वॉर शुरू किया और उसे तुरंत हजारों पॉइंट्स मिले। अगली सुबह अपनी दुकान पर उसके कुछ क्लासमेट्स ने उसे एग्स बेचते देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। ये उसकी रोज की जिंदगी बन गई थी। उसने बगल वाले आदमी को बताया कि ज्यादातर लोग एक कंगाल लड़के से दोस्ती करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये कहने के बाद डोइंग ने लू के पास आकर उसका पूर होने का मजाक उड़ाया, लेकिन लू ने कहा कि उसकी कैटरपिलर आईब्राउ से ज्यादा पूर उसका क्लैप्ड 40-year-old लुकिंग एसिक्स रिसीडिंग हेडलाइन था। उसने कहा कि उसके अगली चेहरे को ठीक करने का एक सीक्रेट है। डोइंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इतनी बुरी तरह क्लैप किया गया था। उसने रिच दिखने के लिए सारे एग्स खरीद लिए, लेकिन लू एक जीनियस था और उसने सारे एग्स उसे दे दिए, ये अनाउंस करते हुए कि किसी ने उसके सारे एग्स खरीद लिए और इस प्रोसेस में हजारों कॉइन्स कमाए। डोइंग ने अपनी वीआईपी कार्ड से पेमेंट करने की कोशिश की, ये जानते हुए कि लू कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन टेबल पर पैसा स्टैक हो गया और मेन लव इंटरेस्ट सीरिया आखिरकार चैट में एंटर हुई। वह चली गई और लू ने लैकी को कहा कि अगली बार शावर ले, क्योंकि उसकी सांस उसके एटीट्यूड से भी बदतर बदबू मार रही थी। क्लास में सभी ने सुपर ह्यूमन अवेकनर्स की न्यूज देखी जो दुनिया में घूम रहे थे, और एक बच्चे ने चीख कर कहा कि रूफटॉप पर एक अवेकनर मिला है। जैसे ही लू पास गया, उसके शरीर ने आसपास के डेंजर को सेंस किया। सीढ़ियों पर दौड़ते समय उसे एहसास हुआ कि पहले वाली लड़की भी एक अवेकनर थी। रूफटॉप पर एक डेलिंक्वेंट ने प्रिंसिपल को फेंकने की धमकी दी, लेकिन लू ने सोचा कि ये अपने क्लासमेट को अगली कहकर और कॉइन्स कमाने का अच्छा मौका है। सारे अगली सीजीआई कैरेक्टर्स को देखकर लू को एहसास हुआ कि ये और कॉइन्स फार्म करने का परफेक्ट चांस है। स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को उठाया, धमकी देते हुए कि वह उसे फेंक देगा क्योंकि वह अब जेल जाने के लिए बहुत यंग है। लेकिन लू आगे आया और कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ करने लगा। उसने कहा कि वह सीरियस क्राइम कर रहा है, और जब सभी ने सोचा कि वह एक जर्क है तो उसे हजारों कॉइन्स मिले। ऑफिसर्स उस आदमी की ओर दौड़े और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। एक लड़की ने लू के पास आकर कहा कि उसने दिन बचाने का तरीका बहुत हॉट था, लेकिन उसने कहा कि उसे ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है जो लड़का की तरह दिखती है। लेकिन जब वो क्लास में एंटर किया तो उसने 2 सस्पिशियस साइंटिस्ट्स को कमरे में खड़े देखा जो उसे ब्लड टेस्ट के लिए फोर्स करने वाले थे। कहीं भागने की जगह नहीं थी, इसलिए लू को उनके स्मॉल सिरिंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा। घर वापस जाते समय उसने पहले वाले वीडियो को देखा। 你好，很高兴见到你。你高兴得太早了。 Yo, that one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. उसने देखा कि उसकी बहन को ठंडी वेदर से फीवर हो गया था। उसने अपनी बहन को ठीक करने के लिए सेलेस्टियल फ्रूट के लिए गैम्बल करने की कोशिश की। 30 स्पिन के बाद वो अपना सारा पैसा हारने वाला था, लेकिन आखिरकार उसने एक फल जीता। 4 और फल जीतने के बाद उसने उन्हें अपनी बहन को खिला दिया और उसका फीवर तुरंत गायब हो गया। दिन भर उसने बाकी फ्रूट्स उसे दिए, ये कहते हुए कि इन्हें कंज्यूम करने से उसके जैसे अवेकेंड हो जाएगी। लेकिन उसने फिर से कॉइन्स फार्म करना शुरू किया, उसे यूजलेस कहकर कि वह
कभी होमवर्क नहीं करती और उसका फैमिली उसे इसलिए छोड़ गया क्योंकि वो इतनी अगली यूजलेस लूजर थी। अगली सुबह टीचर ने बताया कि स्पेशल स्टूडेंट्स को एक नए इंस्ट्रक्टर के तहत पढ़ाया जाएगा और लू को याद आया कि उसने उसे पहले देखा था। एक लड़की सीरिया थी और एक एक करके टीचर ने सभी को बुलाया जब तक कि लू आखिरी स्टूडेंट नहीं बचा। इसके अलावा एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट जैंग क्लास में ज्वाइन करने वाला था। रात में लू सीक्रेट क्लास में अटेंड करने गया और सोच रहा था कि सस्पिशियस मैन उनका टीचर क्यों होगा। उस आदमी ने खुलासा किया कि उनका ब्लड एक स्पेशल अलॉय के साथ टेस्टेड किया गया था और जितना गहरा मिक्सचर उनका ब्लड बनाता था उतना ही ऊंचा उनका रैंकिंग ए से एफ तक होता था। हाईएस्ट रैंक्स वाले एंटायर सिटीज को एनाहिलेट कर सकते थे। क्लास के बाद सभी लू के पीठ पीछे बुरा बोलने लगे क्योंकि वह एफ रैंक पर अटक गया था, लेकिन लू को दूसरों की बातों से कोई परेशानी नहीं थी। उसने उन्हें टेक्स्ट किया कि उनकी मॉम्स एफ रैंक है। रात में लू ने अपने आखिरी सेलेस्टियल फ्रूट को कंज्यूम किया और देखा कि ये अब उसके आइटम शॉप में परचेसेबल था। उसने सोचा कि क्या उसका व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने कोई नया आइटम अनलॉक किया है, लेकिन इस बार ये कुछ एक्सपायर्ड टोफू था। अपने बचे हुए कॉइन्स के साथ उसने रात भर रोल करना शुरू किया। घंटों तक कॉइन्स जलाने के बाद उसने आखिरकार जैकपॉट हासिल किया और एक नया स्क्रोल अनलॉक किया, लेकिन इससे पहले कि अब इसे पढ़ पाता स्क्रोल की एनर्जी कायडे के सिर में स्नैप हो गई और हेवन से एक डार्क एनर्जी निकली जिसने उसे भी सोलर सिस्टम देखने की अनुमति दी। बिस्तर पर लेटे हुए उसने सोचा कि क्या उनके दो सोलर सिस्टम्स के बीच कोई कनेक्शन है, लेकिन देखा कि उसे नया आइटम अनलॉक करने के लिए 80 और एक्सपायर्ड टोफू रोल करने होंगे। उसने सोचा कि क्या वह अपने कॉइन्स को कैश में बदल सकता है। अगली सुबह उसने एक्सपायर्ड स्मेल फैलाना शुरू किया जिससे उसे एक्स्ट्रा कॉइन्स मिले, लेकिन जब एक व्यक्ति ने इसे ट्राई किया और सोचा कि ये डिलीशियस है तो पूरा टाउन इसे ट्राई करने के लिए लाइन अप कर गया। दिन बीतने लगे और वह सोसाइटी में एक स्ट्रेट अप मेनेस बन गया और जल्द ही उसने एक एक करके हर स्टार अनलॉक कर लिया। उसकी जिंदगी ने एक नया टर्न ले लिया था जिससे वो अपने स्टिंग की फूड्स को ज्यादा पैसे में बेच सकता था, साथ ही जितना हो सके उतने कॉइन्स कमा सकता था। जल्द ही उसने आखिरी सेलेस्टियल फूड्स को समन किया और उसका सोलर सिस्टम आखिरकार कंप्लीट हो गया। वे गाना जो उसने बेबी के समय सुना था उसके आसपास से गूंजने लगा और उसने स्टार की एनर्जी को कंज्यूम किया जिससे वो लाखों फ्लेम्स में एक्सप्लोड हो गया। एक मिस्टीरियस डैगर उसके सामने प्रकट हुआ और उसे एहसास हुआ कि जायंट स्टार उसकी सोल थी। उसने अपनी सोल पावर का उपयोग करके सोर्ड को समन करने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी सारी एनर्जी एग्जॉस्टेड हो गई और उसने सोचा कि जब वह सारे 7 सोलर सिस्टम्स कंप्लीट कर लेगा तो वो कितना पावरफुल हो जाएगा। अगले दिन टीचर ने उन्हें स्पिरिट स्टोन से इंट्रोड्यूस किया, एक पावरफुल आइटम जो मेडिटेशन के माध्यम से हिडन पावर्स को अनलॉक करता है। घर पर लू ने इसके पावर को अपने नए सोर्ड के साथ कंबाइन करने की कोशिश की, लेकिन उसके सेलेस्टियल मैप की शेयर वायलेंस ने उसे लगभग ओवरवेल्म कर दिया। बाहर निकलते समय उसने एक स्ट्रेंज ओल्ड मैन को सोर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करते देखा और ओल्ड मैन ने शो ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन लू पहले ही गायब हो चुका था। स्कूल में क्लास लीडर ने आर्म रेसलिंग में अपनी स्ट्रेंथ शो ऑफ की, सबको हरा दिया, लेकिन जब लू आया उसने उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज किया। हालांकि लू एक स्टैचू की तरह स्टिल था और उसने उसकी सारी होप्स को क्रश कर दिया, ये कहते हुए कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वे दूसरे हैंड से ट्राई कर सकते हैं। एक बार फिर उसने उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया और उसे फिर से अवेकन करने के लिए धन्यवाद दिया। लंच के दौरान लू को लोगों को कॉइन्स के लिए फार्म करने का मन नहीं हुआ। उसने अपना टॉक्सिक गैस फूड रिलीज किया ताकि वो और कॉइन्स कमा सके, क्योंकि वो मेनेस स्पिरिट रीइंकार्नेटेड था। मिडनाइट के दौरान उसका दिमाग क्वेक्ड हुआ और उसने अपनी बहन को चुप रहने को कहा जबकि वह इन्वेस्टिगेट करने गया। उसने एक चाइनीज एरन जैगर को अपना सिर झुकाते देखा और ओल्ड मैन ने उसे हेवनली नेटवर्क के लीडर के रूप में वेलकम किया। दुनिया युद्ध में थी और मिस्टीरियस लीडर ने उससे पूछा कि क्या वो लास्ट हेवनली नेटवर्क मेंबर बनना चाहेगा, लेकिन मिस्टर ली ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उस आदमी ने कहा कि उनकी ट्रूथ ही एकमात्र चीज है जो पीस ला सकती है, लेकिन अब चला गया और वादा किया कि वो मिस्टर ली को रिक्वेस्टेड मेडिसिन लाएगा। उसने लू की ओर एक शार्प ग्लांस दी और चला गया। अगली सुबह लू को मिस्टर ली की सोर्ड्समैनशिप में इंटरेस्ट हुआ, लेकिन उसने चाहा कि कोई कैद की देखभाल करे जबकि वह ट्रेन करता है। स्कूल में उसका नेगेटिव इमोशन काउंटर बढ़ता रहा और वह सोच रहा था कि कैद क्या कर रही होगी। क्लासेस खत्म होने के बाद मेन लव इंटरेस्ट ने उसकी ओर ग्लांस किया। जब वो घर वापस आया उसने मिस्टर ली को अपनी बहन को मैथ होमवर्क में हेल्प करते देखा, लेकिन उसने उसे अगली ओल्ड सिनाइल मैन कहा। सारी नेगेटिव इमोशंस लू को मिली। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बहन का उपयोग और कॉइन्स फार्म करने के लिए कर सकता है क्योंकि वे किसी तरह कनेक्टेड थे, लेकिन मिस्टर ली उसे सोर्ड सिखाने के लिए तैयार था। शुरू करने से पहले लू ने मिस्टर ली से हर दिन उसे सिखाने की विनती की, जिससे दोनों नाराज हो गए। एक बार कायडे अपने घर वापस चली गई। मास्टर ली ने वेटेड वेस्ट्स निकाले, प्रत्येक का वजन 300 पाउंड था, लेकिन लू ने उन्हें टॉय की तरह हवा में उछाल दिया, ये रिवील करते हुए कि वह वेकेंट ह्यूमंस में से एक था। उसकी शेयर पावर देखकर ओल्ड मैन ने एक डिफरेंट अप्रोच लिया और एक पेपर को दीवार की ओर एम किया। बर्ड्स उड़ गए और मैजिकल ऑरा ने पेपर को एनगल्फ कर लिया। उसने कहा कि वो उसे सिखाएगा कि दुनिया में कुछ भी काट
काटा जा सकता है और प्रिसाइज मूवमेंट्स के साथ उसने पेपर को नीचे स्लैश किया जिससे जमीन में एक फिशर बन गया जो स्टील को काट गया। ये उसका पहला लेसन था और उसने कहा कि एक स्किल को मास्टर करना 10 में एवरेज होने से बेहतर है। उसने लू को सोड का उपयोग करके हवा को काटने का आदेश दिया। लू अपने पावर को मास्टर करने के लिए डिटरमिन्ड था और हवा को स्लैश करना शुरू किया। उसकी स्टांस टेरिबल होने के कारण मास्टर ली ने उसे करेक्ट किया और ये देखने के लिए उत्सुक था कि लू अपनी एबिलिटीज को आगे कैसे सुधारेगा। घंटों बीत गए और 999वें स्लैश तक लू ने आखिरकार हवा को अपने चारों ओर घूमते हुए महसूस किया। रात में उन्होंने एक साथ गर्म ड्रिंक पिया और मास्टर ली ने सोचा कि एक व्यक्ति को बाकियों से स्ट्रॉन्गर क्या बनाता है। लू ने सोचा कि एक व्यक्ति पावरफुल होता है अगर वह रूल्स का पालन नहीं करता, लेकिन मास्टर ली ने रिवील किया कि कैरेक्टर, एक्सपीरियंस और डिटर्मिनेशन से कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। उसने लू से पूछा कि अगर स्ट्रॉन्गर बनने का मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हो तो क्या वह ऐसा करेगा, लेकिन इन शब्दों के बारे में सोचते समय लू ने रिवील किया कि वो केवल अपनी लिटिल सिस्टर की परवाह करता है और कहा कि वो किसी और की मदद नहीं करेगा, खासकर क्योंकि बचपन में किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। इस दुनिया में अपनी बहन के साथ सर्वाइव करना ही काफी है, इसलिए वो अभी हीरो बनने का सपना नहीं देखता। मास्टर ली ने अपना जायंट फ्लास्क निकाला जो शायद उसकी परसुएजन को कॉम्पेंसेट कर रहा था और वादा किया कि वे लू को सिखाना जारी रखेगा। अगली सुबह कायडी ने लेसन सीखना शुरू कर दिया क्योंकि ली की पत्नी ने उसे कुछ प्रिंगल्स लाए थे, लेकिन लू को पीछे से एक मिस्टीरियस प्रेजेंस महसूस हुई। हेवनली नेटवर्क का एक आदमी प्रकट हुआ और लू को एहसास हुआ कि उसकी बहन डेंजर में है, इसलिए वह तुरंत घर दौड़ा। जब वो पहुंचा उसने उस आदमी को देखा और प्रिटेंड किया कि वो अपना लंच घर पर भूल गया था। एक बार कायद चली गई। उस आदमी ने कहा कि रूइंस फिर से अपीयर हो रहे हैं और वे उनके पूरे नेशन पर कैओस लाएंगे। उसने मास्टर ली की मदद मांगी लेकिन मास्टर ली ने रिजेक्ट कर दिया। जाने से पहले उस आदमी ने कहा कि हेवनली नेटवर्क में लास्ट पोजीशन अभी भी खुली है और चला गया। कायड वापस आई और मिस्टर ली उसकी प्रोग्रेस दिखाने के लिए एक्साइटेड था, इसलिए उसने उसे वो सेंटेंस दोहराने को कहा जो उसने सिखाया 有朋自远方来，不亦乐乎？ था। उस कमेंट से हार्ट अटैक जैसा महसूस होने के बाद उसने लू को 2 वायल्स दी ताकि वे अपने रैंक्स टेस्ट कर सकें और चला गया। रात में लू ये देखने के लिए एक्साइटेड था कि सेलेस्टियल फ्रूट से वे कितना इवॉल्व हुआ है और देखा कि उसका ब्लड इतना डार्क हो गया था कि उसे ए रैंक क्लासिफाई किया गया। हालांकि उसकी वायल में गैलेक्सीज के कलर्स चमकने लगे और वह सोचने लगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। उसे बाहर बरी करने की कोशिश करते समय मास्टर ली ने पूछा कि वो कौन सा रैंक बना है, लेकिन लू ने झूठ बोला, ये कहते हुए कि वो अभी भी एफ रैंक पर है और उसके एस से और कोइंस फार्म किए। रातों को उसने अपना गाना गाना जारी रखा, नेबुलास में और प्लैनेट्स कंप्लीट किए जब तक कि एक ब्लू ऑरा ने उसे घेर नहीं लिया। उसने कुछ ट्राई किया जो घर पर नहीं करना चाहिए और एहसास हुआ कि दूसरा सोलर सिस्टम उसे इंजरीज से प्रोटेक्शन देता है। उसने सोचा कि उसकी बहन कैसी होगी, लेकिन उसके सोलर सिस्टम में केवल ब्लैक होल्स दिखाई दिए और नेबुला का सेंटर उसे अंदर खींचने लगा। जब वो उसके कमरे में गया उसने देखा कि वह अपने सेलेस्टियल मैप की डार्कनेस से कंज्यूम हो रही थी, लेकिन वो रियलिटी में वापस आई और उसने बताया कि उसने पहली लेयर को ब्रेक कर लिया है। लू ने सोचा कि उसने कौन सी एबिलिटीज अनलॉक की है। उसने अपनी एनर्जी फोकस की और एक एंट का शरीर समन किया, ये रिवील करते हुए कि वो बेचारा कीड़ा रात को मर गया था लेकिन अब उसके सारे कमांड्स मानता है। लू ने सोचा कि क्या वे और समन कर सकते हैं। बाहर उसने फ्रोजन एंट्स का एक ग्रुप ढूंढा और एक और को समन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह समन्ड हुआ पहला एंट डिसइंटीग्रेट हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि उसकी पावर्स एक सिंगल समन तक लिमिटेड हैं। उसने पूछा कि वो और क्या क्रिएट कर सकती है, तो उसने एक फ्लाइंग बर्ड स्पॉन किया, ये कहते हुए कि उसके समन्स उसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते और फॉरएवर अलाइव रह सकते हैं। ने सोचा कि क्या वे उसकी पावर का उपयोग एक अवेकेंड पर्सन को समन करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसे एक बार्न में ले गया जहां उन्होंने एक पुअर पिग को एक्सपेरिमेंटेशन के लिए चुना। उसने मैजिकल पिग को पंच्ड किया, ये देखने के लिए कि क्या वो नॉर्मल पिग की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे इसके बजाय अपना मैजिकल सोर्ड समन करना चाहिए। जैसे ही वह निकला पिग अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसका सोर्ड पिग के माध्यम से स्ट्रक उसे एक ही ब्लो में एनाहिलेट कर दिया। कैद अपने भाई को अगला समन बनाने वाली थी, लेकिन उसने वादा किया कि वे एक हफ्ते तक स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाएगा। हालांकि वो 2 हफ्तों के लिए चाहती थी। जैसे ही उसने उसे स्क्रैम्बल्ड एग्स खिलाए उसे ब्रिज से एक सर्ज ऑफ एनर्जी महसूस हुई। वह उठकर जाने लगा, लेकिन कैद उसकी पीठ पर कूद पड़ी, ये कहते हुए कि वह अवसा जाएगी। बिल्डिंग्स के बीच लीप करने के बाद उन्होंने 3 पुरुषों को लू के इंस्ट्रक्टर के खिलाफ लड़ते देखा। बैंडिट्स में से एक डी रैंक अवेकनर था। बैंडिट ने सैकड़ों फायरबॉल्स को साइफाई की ओर आसानी से कास्ट किया, लेकिन उसने अपनी हैंड से सारे
पैरी कर लिए जब तक कि ब्रिज की रोप्स में आग नहीं लग गई। जब वो डिस्ट्रैक्टेड था, वह आदमी उसकी ओर लीप्ड और अपनी स्ट्रेंथ से उसे लगभग क्रश कर दिया। लेकिन जैसे ही वो भागा, एक ने फ्लोर को मैनिपुलेट करना शुरू किया ताकि वो बैलेंस खो दे। दूसरी डिफेंडर अपनी सोर्ड के साथ रश्ड इन और उसके अलाइज का ख्याल रखा। हालांकि उनमें से कोई भी उनके लीडर पर स्क्रैच नहीं डाल सका। जी ने अपने मैजिकल सिजिल को एक्टिवेट किया ताकि दोनों को स्पॉट पर एक्सप्लोड कर दे। फॉग का एडवांटेज उठाते हुए उनका लीडर स्मोक में छिप गया। जी के 2 कॉमरेड्स इसके माध्यम से दौड़े, लेकिन जैसे ही वे एंटर्ड, एक जायंट एक्सप्लोजन ने पूरे ब्रिज को आग में जलाया। स्मोक सेटल होने के साथ 3 बैंडिट्स अनस्केथ निकले। लू ने कैद को वापस जाने को कहा, जबकि वो बैंडिट्स की आइडेंटिटीज डिस्कवर करने गया। नेशनल गार्ड ने उनकी लोकेशन को पूरी तरह सराउंड कर लिया था और उनकी हाइडआउट में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया, लेकिन वे पहले ही एक अलग एली में एस्केप कर चुके थे। 2 लैकीज को एहसास हुआ कि उनकी एग्जीक्यूशन होने वाली है। उन्होंने अपने लीडर से टर्न इन करने की विनती की। हालांकि उनके लीडर ने रिवील किया कि हेवनली नेटवर्क उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उनके 2 सोल्जर्स को एलिमिनेट किया था। उसने अपने कॉमरेड्स को बताया कि वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा जबकि वे एस्केप करने की कोशिश करेंगे। सोल्जर्स के पास आने के साथ लीडर ने डोर को ब्लो अप किया ताकि उन्हें नॉकआउट कर सके, लेकिन बाकी ने उसे पहले ही सराउंड कर लिया था। लीडर ने दोनों गाइस को अनकॉन्शियस किया और उन्हें बॉडी शील्ड्स की तरह यूज करना शुरू किया। सारे अटैकर्स से भागते हुए एलिस में दौड़ते समय एक सोल्जर ने अपनी हैंड से बॉडी पेंट निकाला और अपनी सोर्ड को इंचांट किया ताकि लीडर को दीवार के खिलाफ स्टैब कर सके। कहीं एस्केप करने की जगह नहीं थी और सोल्जर्स ने लू की ग्लोइंग ऑरा को उनके ऊपर खड़े देखा। लू ने कहा कि वह अपनी लॉस्ट कैट ढूंढ रहा था। जाय ने सोल्जर्स को उसे कैच करने का आदेश दिया और दोनों की ओर सिजिल्स कास्ट करना शुरू किया। हालांकि लू फ्रंट फ्लिप्ड और उनकी सोर्ड्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज किया, क्योंकि वह अब एक पार्कूर गॉड था। बैंडिट ने अपने कॉमरेड्स को डिस्ट्रैक्शन की तरफ फेंका, लेकिन जनरल ने अपनी स्वॉर्ड का उपयोग उसका वंड खोलने के लिए किया और उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। उसी समय लू ने दोनों फीमेल सोल्जर्स को काउंटर किया और उनकी शीट्स में से एक को उनके खिलाफ बैटल में यूज किया। उसने उनकी सारी अटैक्स को आसानी से डॉज किया और अपनी शीट को काउंटर करके उसे दीवार के खिलाफ नॉक किया। जब दूसरी उसके पीछे दौड़ी, उसने शीट का उपयोग उसे दूसरी ओर नॉक करने के लिए किया और अपनी सुपीरियर एक्रोबैटिक्स का उपयोग करते हुए उसने बैकफ्लिप करके सोर्ड स्लैशेस से बचा आखिरी सोल्जर को अनकॉन्शियस कर दिया। नीचे लीडर सारे सोल्जर्स के ब्लोज को पैरी करने में केपेबल था, लेकिन ड्यूअल विल्डर ने उसे दीवार के खिलाफ पिंड और लगभग रिस्ट्रेन कर लिया। हालांकि उस आदमी ने अपनी बेयर हैंड से मेटल सोर्ड्स को क्रश्ड और उसका हेड ग्रैब्ड, उसके थ्रोट की ओर टेंस ऑफ पंचेस लॉन्च्ड और उसे दीवार के पार ड्रैग्ड। जाय ने कई सिजिल्स उस आदमी की ओर कास्ट किए, लेकिन उनमें से किसी ने भी स्क्रैच नहीं छोड़ा। उसने अनकॉन्शियस सोल्जर को लू की ओर फेंका और ग्राउंड की ओर पंच्ड, जिससे एक ब्लैक मिस्ट बना जो पूरे फील्ड को ब्लाइंड कर गया। जी ने लू को ऑफ गार्ड कैच करने की कोशिश की, लेकिन वह लीप्ड और पोल को नॉक डाउन कर दिया। डेब्री अंदर से उड़ने लगा जब तक कि जी ने अपने सिजिल्स को पूरे फील्ड को लाइट अप करने के लिए कास्ट नहीं किया, लेकिन एक बैरल सीधे उसकी ओर आया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह गैस से भरा था, बैरल उसके चेहरे पर एक्सप्लोडेड और वह दीवार की ओर क्रैशिंग करते हुए बर्न हो गया। फॉग क्लियर होने पर लू ने देखा कि सारे सोल्जर्स नॉक अवे हो गए थे और बैंडिट ही एकमात्र बचा था। उसने अपनी सारी एनर्जी के साथ पावर अप किया। बैंडिट ने लू की ओर पंच करने की तैयारी की, लेकिन उसने अपनी फिस्ट से इसे होल्ड ऑफ कर लिया। उसका कॉप्स डॉग सोर्ड उसके अंदर बर्न करने लगा और उसने बैंडिट के बोन्स के माध्यम से पियर्स्ड उसका पूरा आर्म रिप कर दिया। घर पहुंचने पर उसने अपनी इनविजिबिलिटी क्लोक उतारी और कायडे से कहा कि वो उसकी पावर्स को एक बार और टेस्ट करना चाहता है। घर से निकलते समय ली ने सोचा कि वे इतनी रात को क्या कर रहे हैं। कायडे ने कहा कि वो उसे 5 स्टार रेस्टोरेंट ले जा रहा है और अपनी सारी लाइफ सेविंग्स खर्च करके उसे हैप्पी करेगा। लू ने मास्टर ली से पूछा कि क्या वो ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन ओल्ड मैन ने उन्हें रात में केयरफुल रहने को कहा।